जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th में फिजिक्स में एक टॉपिक है जो आपका एनसीईआरटी में, उसका नाम है मोशन ऑफ अ कार इन अ बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब है कि कर्व भी होगा रोड और एक तरफ से कुछ उठा भी होगा, किसी एंगल थीटा से इंक्लाइंड होगा। कब होगा? जब कोई गाड़ी बैंकिंग पर हो, यानी कभी मोड़ पर हो, ठीक है, कर्व रोड पर हो। इसका फायदा क्या होता है? यदि बैंकिंग का फायदा होता है कि इससे तो कार के टायर में टियर वेयर कम लगता है, यानी कि कार का टायर कम घिसेगा और उसकी सेफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यदि किसी टर्न रोड पर ड्राइवर ने अधिक स्पीड से मोड़ दी गाड़ी, तो गाड़ी की पलटने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम कभी भी कोई भी कर्व रोड होता है तो वहां पर हम लोग बैंकिंग कर देते हैं, उसका एक सिरा ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि कार का टियर वेयर यानी कि पहिए में टियर वेयर कम होगा और दूसरा आपका उसकी सेफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है वो कितनी होगी? सर V मैक्सिमम इक्वल टू RG म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा की पावर 1/2, जिसकी सेफ वेलोसिटी होगी। जहां पर R है रेडियस किसका? इसका, इस कर्व पाथ का, ठीक है, इस कर्व पाथ का रेडियस क्या होगा? जब देख रहे हैं, मैंने बनाने की कोशिश करी है, जी रेडियस, ठीक है ना, रेडियस। दूसरा जी है उस जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जैसे 9.8 हम मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर जगह पर इसकी चेंज वैल्यू चेंज हो जाती है। आपके कॉलेज में इसकी वैल्यू 9.47 के आसपास निकल रही थी, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट है बेटा म्यू एस आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, tan थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और थीटा कौन सा है? सर इस एंगल का tan वैल्यू, इस एंगल की tan वैल्यू, ठीक है। अब ये निकला कैसे? क्वेश्चन आता है ये निकला कैसे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपने जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं, देखो मास mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है। यदि कोई कार है तो उसका मास कहां पर होगा? सर mg डाउनवर्ड होगा। सिंपल सी बात है, सब चीज को अर्थ अंदर खींचती है, जस्ट डाउनवर्ड लगा दिया। दूसरा हमें पता है यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन उस ऑब्जेक्ट के नॉर्मली होता है, जैसे नहीं जहां पर वो टच होता है किसी बॉडी से उसके नॉर्मल होगा। यानी कि अभी देखो मेरे हाथ से टच है डस्टर, तो ऊपर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन यदि हम बात करें तो कैसा है? देखो बेटा ऊपर की तरफ है। यदि मैं अपने हाथ को इंक्लाइन कर दूं तो अब डस्टर का नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो गया? देखो बॉडी से बाहर की तरफ ही है ना हमेशा, अभी जस्ट ऊपर था क्योंकि mg की इक्वल कर दिया मैंने, अब मैंने इंक्लाइन कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला गया। आपको ग्रीन पेन दिख रहा होगा ये वाला, तो देखना बेटा ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया बॉडी किसी के सरफेस से नॉर्मल, कहां से? बॉडी के सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब आता है फ्रिक्शन हमेशा जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो यहां पर लगेगा, इस जगह पर लगेगा, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। डन, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां लगेगा, लेकिन मैंने यहां दिखाने की बजाय आपको इस पॉइंट पर सारे माने हैं, इस वाले पॉइंट सारे फोर्स मैंने मान लिए कि अप्लाई हो रहे हैं। किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं? सर इस पॉइंट पर हो रहा है। वैसे वास्तविकता में फ्रिक्शन तो सरफेस पे ही लगता है, लेकिन मैंने दिखाने के लिए आपको इसी एक पॉइंट पर दिखाने के लिए मैंने मान लिया, ठीक है। चलिए भाई अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कंपोनेंट, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कभी भी हमें सॉल्व करना होता है फ्रिक्शन के डायग्राम्स, फ्रिक्शन का सॉल्व करना होता है तो हमारा पहला मोटिव होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद सारे कंपोनेंट, फोर्स के कंपोनेंट जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको इकट्ठा कर लें एक साथ में, ठीक है ना। चलिए तो यानी कि mg के अपोजिट कौन सा काम कर रहा है? सर नहीं मिला, mg के अपोजिट को यही दिखिएगा, खाली पड़ा है ये। सबसे पहले हम mg के अपोजिट वाला फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको दिख रहा है थीटा, ठीक है ना, थीटा दिख रहा है, एंगल थीटा। तो थीटा के पास वाला, या फिर मैं आपसे कहूं कि बेस में, थीटा का बेस दिख रहा होगा ये आपको, तो बेस में आपका होता है n cos थीटा, यानी कि एक कंपोनेंट आपको मिल गया mg के अपोजिट कितना मिल गया? n cos थीटा, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा कंपोनेंट पर। यदि हम बात करें इस कंपोनेंट की, n से देखो, अब इस कंपोनेंट की बात करें तो इस कंपोनेंट की देखो थोड़ा यहां पर देखना, एक तो f इधर लग रहा है, तो f का एक कंपोनेंट ये टूटेगा, बिल्कुल सा टूटेगा ये वाला कंपोनेंट, तो इसमें f का भी पार्ट आएगा। और दूसरा सर एक n लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो n के दो कंपोनेंट तोड़े तो सर इसमें ये n दिख रहा है, तो सर एक n का भी पार्ट आएगा, यानी कि इसमें इस वाले में, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दो पार्ट आएंगे। एक तो आया किसका? इस नॉर्मल का आएगा, इस नॉर्मल का कितना आएगा? मैं लिख देता हूं n cos थीटा, n sin थीटा, n sin थीटा, ठीक है ना, इसे परपेंडिकुलर लगेगा तो n sin थीटा। डन। और इस f का आएगा f cos थीटा पार्ट, ठीक है ना। दोबारा देखो
एंगल के पास वाला है इसलिए हमने कर दिया f cos थीटा, तो यहाँ पे एंगल से दूर है तो ये कितना हो गया n sin थीटा। मैं दोबारा नहीं, किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लेना, इस n के दो कंपोनेंट टूटेंगे, यदि एंगल थीटा j है तो ये आपका हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। इसी तरह ये f है और ये आपने मैंने एंगल j माना था, ठीक है ना, तो j कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ लगेगा काम और वो लगेगा f sin थीटा और ये हो जाएगा f cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो जी दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं इसलिए मैं दोनों इकट्ठे किए, एक तो इस वाले की वैल्यू f cos थीटा हो गई f से लगने वाले की, और इससे लगने वाले की n sin थीटा हो गई। दोनों मैंने मिक्स कर दिए, देखो दोनों इकट्ठे मिक्स हो जाएंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो f cos थीटा प्लस n sin थीटा, देखो ये दिख रहा है n sin थीटा प्लस f cos थीटा, डन। चलिए यानी कि आपके कंपोनेंट टूट गए। अभी एक कंपोनेंट और बाकी है, वो मैं दिखाता हूं आपको कहां पे है, देखना बेटा mg डाउनवर्ड है। अब सर आपने इस f का एक कंपोनेंट तोड़ दिया f cos थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट भी तोड़ना हमारा जरूरी है, और वो कितना होगा, तो वो भी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि देखो इसके मैंने बना के दिखाया भी था कि ये आपका f है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे से गलती हो गई, ये वाला f cos थीटा, तो नीचे वाला हो जाएगा f sin थीटा। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट और भी जुड़ेगा एमजी के साथ में, और वो होगा f sin थीटा। अब मैंने सारे के सारे कंपोनेंट तोड़ लिए किसके, इस फ्री बॉडी के। अब दूसरा काम होता है सर, एक काम करेंगे, अब क्या करेंगे, सारे वर्टिकल कंपोनेंट और सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम एक साथ कर देंगे, ठीक है ना। अब वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल का मतलब इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट हो, देखते हैं। चलो सबसे पहले में क्या दिख रहा है, सबसे पहले में दिख रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा, क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है n cos थीटा, और इसको अपोजिट कौन काम कर रहा है, सर इन दोनों का मिक्सअप काम कर रहा है, तो ठीक है ना। तो पहले हम वर्ट लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं, बड़ा डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, यहां लिख देता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करें तो कितना हो जाएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा, f sin थीटा प्लस mg, मैं दोबारा समझा देता हूं, ऊपर वाला फोर्स कितना दिख रहा है, n cos थीटा, उसके अपोजिट से कौन कैंसिल आउट कौन कर रहा है, mg कर रहा है, और सर कौन कर रहा है, f sin थीटा कर रहा है, ठीक है ना। तो एक f sin थीटा प्लस mg, ठीक है। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब सिंपल सी याद, किसी को याद नहीं रहने तरीका समझ में नहीं आया तो याद रखना कि जो हमारे बेस के, हम कैसे हैं भैया, हम बेस के, हमारे जो अर्थ के बेस के पैरेलल कोई भी एक्सिस बने तो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल अर्थ के बेस के पैरेलल, ठीक है। तो यानी कि अब आते हैं इस वाले की, तो इस वाले में आपको एक तो सब दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, जो समझ में आ रहा है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा दिख रहा है एक तरफ। अब इसको कैंसिल आउट कौन कर रहा है, थोड़ा देखना, यदि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो इस पर कौन कैंसिल आउट कर रहा है, सर इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो यदि हम कह सकते हैं कि हम क्या कहेंगे उसको, मैं इस कंपोनेंट को भी लिख रहा हूं, n जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट था और जो मैंने आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दिया, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी है अपने पास, r। मैंने इसकी रेडियस कितनी बनाई थी, r। शुरुआत में बताई थी मैंने, देखिए हमें डेरिवेट करना होगा कि r या रेडियस, किसकी रेडियस, सर r रेडियस है इस कर्व पाथ की, r कर्व पाथ की रेडियस है, ठीक है ना। चलिए भाई अब हमें क्या f इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी जानते हैं f इक्वल टू, हम जानते हैं f s ले रहा हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहा हूं, ठीक है ना। f s इक्वल टू होता है म्यू s इनटू n, ठीक है ना, मैं यही ले रहा हूं म्यू s इनटू n, f s इक्वल टू म्यू s इनटू n, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखना बेटा, जहां कहीं पर भी एफ एस है वहां पर हम म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं, सर पक्का लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, ठीक है ना। चलिए भाई मैं म्यू एस इंटू एन लिख रहा हूं जहां पर हमारे पास एफ है। चलो भाई मैं करता हूं उस वाले में और एक क्वेश्चन नंबर बनाता हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और लिख लेता हूं, देखना भाई, एन कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एस
इंटू एन, ठीक है, साइन थीटा प्लस एम जी, इक्वेशन नंबर में ना 1 बना दें, ठीक है ना। इसी तरह यदि मैं इस इक्वेशन को लूं तो ये कितनी बन जाएगी, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर m क्या है सर, m है कार का मास। जब मैं दो इक्वेशन बना डाली, दोबारा देख लेना, नहीं देख पाए, सबसे पहले कहता है n sin थीटा प्लस म्यू एस, देखो हमने x जगह पे क्या लिख दिया, म्यू एस इनटू n cos थीटा प्लस m v स्क्वायर अपॉन r, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब क्या हम इक्वेशन 1 आपको दिख रही है, n cos थीटा प्लस म्यू एस n sin थीटा प्लस सॉरी इक्वल टू म्यू एस n sin थीटा प्लस m g इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया मैंने। क्या हम यहां से इक्वेशन 1 से n इक्वल टू निकाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वल टू हम n इक्वल टू निकाल सकते हैं कैसे, थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको यहां पर ले आऊंगा और इन दोनों में से मैं n कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा मेरे पास, cos थीटा और म्यू एस sin थीटा, यही बचेगा। दोबारा देखना, मैं n को उधर लेके आऊंगा क्योंकि मुझे n इक्वल टू निकालना है, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा, यही बचेगा, ठीक है। मैं यही लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बड़ा डिवीजन है अपने पास, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं और मैं लिख रहा हूं यहां पर n cos थीटा माइनस म्यू एस n sin थीटा इक्वल टू mg डन। इसे हम लोग कंफ्यूजन नहीं तो होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हम केवल इसको उधर ले गए तो माइनस में हो गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिखा है। मैं इसमें से n कॉमन ले रहा हूं, ब्रैकेट लगाया मैंने, cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा इक्वल टू mg कर दिया मैंने। अब मैं n इक्वल टू निकालने की बोल रहा था, इसलिए मैंने कहा n इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। बेटा बहुत सरल है, बस आपको डरना मत उसको देख के, क्योंकि आपको तो बहुत, मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया। मैं दोबारा से बता देता हूं, सबसे पहले हमने कंपोनेंट फॉर्म को इक्वल किया, फिर हमने क्या किया, इसमें हमने जहां कहीं भी n था वहां पे हमने म्यू एस इनटू n कर दिया, वही कंडीशन मैंने दूसरे क्वेश्चन में कर दी और इक्वेशन नंबर 2 बना दी। बहुत सरल है, बहुत कुछ सोचना, बहुत टफ कर दिया, टफ नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को उठा के हमने यहां इक्वेशन 1 से हमने n इक्वल टू निकालना है, तो n को हमने क्या किया, इकट्ठा कर दिया दोनों n को, यहां से n कॉमन ले लिया और n इक्वल टू जी अपने पास निकल आए, इतनी वैल्यू निकल आई mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। सिंपल सी बात निकल आई, हमारा n निकल आया, ठीक है ना। अब इस n की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, ठीक है ना। n की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, समझ गए, n कैपिटल लिखना के बारे में करेंगे, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन 2, n की वैल्यू कहां कर रहे हैं हम लोग, पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल N इन इक्वेशन 2, हम 2 में पुट करेंगे। देखो भाई कहां पुट करेंगे, बिल्कुल 2 में सही से पुट करेंगे। देखना, सबसे पहले n इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, सर n की जगह हम लिख देंगे mg, ठीक है ना, और सारा वैल्यू अपॉन में ही आएगी। देखो कैसे आएगी, सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग mg अपॉन mg sin थीटा, डन बेटा, sin थीटा तो साथ में ही है, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा, डन। सबके समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा हमें क्या करना है, सर n यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहां पर भी करेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, प्लस mg, ठीक है, म्यू एस cos थीटा अपॉन
अपॉन सेम वैल्यू कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डन। अब इक्वल टू क्या लिखा हमारे पास सर, इक्वल टू तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, वही लिख देते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर अपॉन आर कर दिया, सिंपल सी बात, कुछ नहीं किया, जहां पर एम था वहां पे वैल्यू पुट कर दी। अब क्या है, यदि मैं इसमें से एम कॉमन लेके यहाँ पे काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ सर, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है और यहाँ पर भी एम है। पहले एम कॉमन लेंगे और अगले स्टेप पर हम काट देंगे, ठीक है ना। चलो भाई अगले स्टेप पर वही काम कर लेते हैं, एम को कॉमन लेते हैं और काट देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, क्या करेंगे, एम को कॉमन लेंगे और काट देंगे, तो क्या बचेगा, जैसे यहाँ कॉमन लेंगे और काट देंगे तो हमें बचेगा जी, और देखो बेटा जी दोनों में से हमारे पास कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जी नहीं है, जी दोनों में से कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस हाँ, तो इसमें से m कॉमन लेके काट दिया और g हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू s sin थीटा। एक तो ये बचा इस वाले पार्ट से, प्लस साइन लगाया हमने, देखो बेटा g चला गया था बाहर, कॉमन आ गया और m कट चुका है, तो ये बचेगा म्यू s cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा ब्रैकेट बंद एम कट चुका है ऑलरेडी, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी हमने काट दिया, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर हम आर को उधर भेजेंगे, हम आर का उधर मल्टीप्लाई करते हैं, भूले ही करते हैं, तो मेरे को आर और जी दोनों मिल गए, मैंने आर छोटा कर दिया था क्योंकि बड़ा आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आर नहीं है, ठीक है ना। तो आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर जी तो हमारे पास आ गया। दूसरा क्या काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे हम ऊपर वाले को, जिसको हम बोलते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 1 अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा। दोबारा समझना चीज का, ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1 अपॉन cos थीटा का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि सेम का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, देखो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन cos थीटा का, इसमें 1 अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, सब इकट्ठा ही सब कर रहा हूं, ठीक है ना। पहले मैं r को भेज रहा हूं वहां पे, r g ब्रैकेट बनाया बेटा, मैंने कहा क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन cos थीटा का, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन, ठीक है ना, cos थीटा का मल्टीप्लाई करेगा 1 अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस म्यू s tan थीटा प्लस म्यू s, ठीक है ना। क्या होगा, अकेला म्यू s बचेगा, देखो cos से cos कट जाएगा, 1 अपॉन cos से कट जाएगा, और यहां बचेगा बेटा 1 माइनस म्यू s tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, डन। अब देखो सर ये दोनों सेम है वैल्यू, तो हम इकट्ठा भी ले सकते हैं, रूल हमारा ये कहता है। हम थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख देते हैं, आर जी ब्रैकेट में इस वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है ना। कितना समझ में आ गया आपके बात, चल भाई। हाँ, हमें लाना क्या था, हमें v मैक्सिमम निकालना है, तो v मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा सर, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट लगाने से क्या है, हम पावर 1/2 रख देंगे, तो यहाँ से v इक्वल टू हमारा निकल आएगा, v इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा की पावर 1/2, डन, पावर 1/2, ठीक है ना।
चल बेटा मोशन ऑफ अ कार इन अ बैंक रोड की बात करें तो दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ कि जो मेरे पास एक इंक्लाइंड एंगल थीटा है, ठीक है ना, हमारी कार इस एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हो रही है, इसका मास कार का mg डाउनवर्ड है, फोर्स फ्रिक्शन यहाँ पर यहाँ लग रहा है, ठीक है ना, और दूसरा इसके कंपोनेंट को तोड़े तो यहाँ पर नॉर्मल रेस का कंपोनेंट n sin थीटा और फ्रिक्शन का कंपोनेंट f cos थीटा यहाँ पर हमने किया, ठीक है ना। अब हमने कंपोनेंट को इकट्ठा कर दिया तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी। मैंने माना कि जो फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसा है सर, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि सबसे अधिक पावरफुल वही होता है, ठीक है ना। गाड़ी रुकी हुई भी होगी तब भी सबसे अधिक पावरफुल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसलिए हमने इसको F को माना Fs, और Fs इक्वल टू होता है μs इनटू n। हर जगह हमने क्या किया, जहां कहीं भी हमारे पास F था वहां पर हमने उसकी कंपोनेंट की वैल्यू यानी μs इनटू n रख दिया। यहां पर μs क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। इक्वेशन 1 और 2 बना ली है। इक्वेशन 1 की हेल्प से सबसे पहले मैंने n इक्वल टू निकाला, हमारे पास n इक्वल टू निकल आया इक्वेशन 1 की हेल्प से। इस n की वैल्यू में इक्वेशन 2 में पुट कर दी, इस n की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। अगले स्टेप पर पहले आप लोगों ने m को कैंसिल आउट कर दिया तो कॉमन लेके और g को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पर हमने यहां पर इस वाले स्टेप पर 1 cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले में भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 cos थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी इसमें इनटू 1 cos थीटा और इस पूरे पार्ट में 1 cos थीटा, ठीक है। cos थीटा आते ही यहां पर sin tan में कन्वर्ट हो गया, cos से cot 1 हो गया और यहां पे sin दोबारा tan में कन्वर्ट हो गया। सेम वैल्यू यहां पर हुई, cos से cos वैल्यू 1 आई तो μs आ गया हमारे पास। यहां से v स्क्वायर निकालने के लिए हमने r का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो r g हो गया। यहाँ पर v स्क्वायर आ गया हमारे पास सेम वैल्यू, क्योंकि दोनों बार अलग अलग है और हमारा रूल कहता है कि दो बार लेने से अच्छा है कि हम एक बार ले लें, हमने दोनों को एक बार ले लिया। देन आफ्टर में क्या किया, स्क्वायर है हमें निकालना था कि वेलोसिटी इक्वल टू, तो वेलोसिटी हमारी कितनी निकली, पावर 1/2। ये हमारे पास किसी भी व्हीकल की जब बैंकिंग पर होता है तब उसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होती है। एनसीईआरटी में बहुत से स्टेप मिस किए हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको एनसीईआरटी में ये दो स्टेप तो हैं, इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट इस स्टेप पर आ गए, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कंपोनेंट फॉर्म बिल्कुल सही तोड़ा था, बिल्कुल सही भी हमने भी एनसीईआरटी से किया, बस इन दो स्टेप्स के बाद में एनसीईआरटी जस्ट फाइनल स्टेप पर आ गया है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ स्टेप्स मिस करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।